नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का है और सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। चाहे मसूद अजहर हो, ज़कीउर रहमान लखवी हो, हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो, इन सबको अब एफबीआई ने भी अपने रडार पर ले लिया है। जी हां, अमेरिका की फेडरल एजेंसी एफबीआई से हाथ मिलाया है हिंदुस्तान ने। अब हिंदुस्तान कच्चा चिट्ठा सौंपेगा इन तमाम आतंकियों का जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आतंक के खिलाफ फाइनल जंग। भारत ने अमेरिका से मिलाया हाथ। एफबीआई के साथ भारतीय एजेंसियों का गठजोड़। अब कैसे बचेंगे देश के दुश्मन? जी हां, भारत और अमेरिका साथ मिलकर आतंक के खिलाफ फाइनल ऐलान जंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत के दुश्मनों को अब अमेरिकी एजेंसी एफबीआई सबक सिखाएगी। भारत ने पाकिस्तान से उम्मीद लगा रखी थी कि वो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन अब ये उम्मीद टूटती नजर आ रही है। मुंबई पर आतंकी हमले के गुनहगार हाफिज सईद और लखवी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पठानकोट पर हमले का गुनहगार और जैश-ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ने गाल बहुत बजाए, लेकिन जमीन पर उसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। भारत पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड की लिस्ट समय समय पर देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान लगातार भारत को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। यही वजह है कि भारत अब आतंक से लड़ने के लिए अमेरिका से हाथ मिला रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी एफबीआई जैश-ए मोहम्मद, लश्कर, दाऊद इब्राहिम और दूसरे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करेगी। एफबीआई आतंक के खिलाफ दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाथ मिला रही है। एफबीआई अब तक 30 देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ लिखित करार कर चुकी है। अब भारत भी एफबीआई के साथ आतंक के खिलाफ करार करने जा रहा है। एफबीआई के साथ भारत की सुरक्षा एजेंसियां आतंक के खिलाफ साझा ऑपरेशन भी कर सकती हैं। एनआईए और आईबी के पास आतंकवादियों की पूरी लिस्ट तैयार है। ठीक है, अमेरिका का जो होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, उनसे हमारा देश का काफ़ी सालों से संबंध चल रहे हैं। पिछली समय कुछ लोगों को हमने जो यहाँ एक्स्ट्राडाइट किया है, ये सब इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक लाभ जो आप कह सकते हैं कि हमने प्राप्त किया है और भी आगे भी प्राप्त होगा। भारतीय एजेंसियां एफबीआई के साथ साझा एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आतंक के आकाओं का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार है। अब जरा ये जान लीजिए कि किन किन आतंकियों की कुंडली भारत एफबीआई को सौंपने जा रहा है। आतंक के आकाओं की सूची में शामिल है जैश-ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम, मुंबई पर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी, भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, भारत के खिलाफ आतंकवादियों का गठजोड़ बनाने वाला सफी अरमार, मुंबई बम धमाकों का गुनहगार टाइगर मेमन। कि एफबीआई के पास बहुत बड़े पैमाने का तजुर्बा है, बहुत बड़े रिसोर्सेज, इनकी अनेकों इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। तो ये ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान को भी इसका लाभ होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में एफबीआई के साथ टाइप करने का से वो जो 30 और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये जुड़ा हुआ है, वो भी ऑटोमेटिक जो इनपुट्स हैं आपको मिल जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियां आईबी और एनआईए भारत के इन मोस्ट वांटेड दुश्मनों के अलावा आतंकवादियों की कई और लिस्ट एफबीआई को सौंपेगी, ताकि देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अमेरिका आतंक के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहा है। सच तो ये भी है कि भारत और पाकिस्तान आतंक के शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंक को लेकर बड़े स्तर पर दोहरी रणनीति अपनाता रहा है। ऐसे में एफबीआई के साथ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का गठजोड़ पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड को लेकर क्या कारगर होगा, इस पर सबकी नजर है। दिल्ली से कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। भारत और अमेरिका
दोनों ही आतंकवाद का दर्द जानते हैं। इसीलिए जब पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ तो अमेरिका ने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया पाकिस्तान को कि जांच कीजिए, तह तक पहुंचिए। जी हां, विदेश सचिव मंत्री जॉन कैरी ने यह साफ कह दिया नवाज शरीफ से कि आपको कार्रवाई करनी होगी। नवाज शरीफ साहब तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एफबीआई काम करने के लिए ही मशहूर है। 11 सितंबर 2001, 14 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अमेरिका को अब भी टीसता है 9/11 के उस आतंकी हमले का जख्म, जब अल-कायदा ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स को पल भर में जमींदोज कर दिया था। आतंकवाद का दर्द क्या होता है, अमेरिका इसे बखूबी जानता है। यही वजह है कि अब आतंकवाद को लेकर अमेरिका की एजेंसी एफबीआई ने दुनिया भर के देशों की सुरक्षा एजेंसियों को एक मंच पर आने की मुहिम शुरू की है। भारत की मुश्किल यह है कि उसका दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना ही पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बैठकर भारत के दुश्मन यहां आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पिछली 2 जनवरी को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमला करवाया। हालांकि मसूद अजहर के भेजे सारे आतंकी मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन इस हमले में देश ने अपने 7 जाबाज खो दिए। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत ने कार्रवाई का दबाव बनाया, तमाम सबूत भेजे। अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि वो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत की। कैरी ने नवाज शरीफ से कहा कि वो पठानकोट हमले का सच पता करें। नवाज शरीफ ने जॉन कैरी को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में पारदर्शी जांच करवाएंगे और कड़ा एक्शन भी लेंगे। उधर पठानकोट हमले के बाद अमेरिका के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के 20 से ज्यादा जनप्रतिनिधि भारत के समर्थन में खड़े हो गए। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर विमान की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए लगातार दबाव बनाया। अमेरिकी विदेश मामले के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अपने बयान में कहा, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई का दबाव बनाए रहे, तभी आतंकवादियों के खात्मे की जो उम्मीद उससे है वो उसे पूरी करे। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे ब्रूस रिडल ने साफ कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान और ISI का हाथ है। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर स्टैटिकल एक्शन की भी बात कही। वास्तव में इसके माध्यम से जो 10 हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं उनकी तमाम हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे FBI, तो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैं उनके ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर प्रेशर बढ़ेगा। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी अमेरिका और भारत आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर आ चुके हैं। 15 दिसंबर 2015 को भारत और अमेरिका आतंकियों की सूचनाएं एक दूसरे को देने पर सहमति जताई थी। 22 सितंबर को भारत और अमेरिका के बीच आतंक से निपटने की रणनीति को लेकर वॉशिंगटन में बात हुई। इससे पहले सितंबर 2015 में भारत और अमेरिका के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के खिलाफ साझा कार्रवाई की बात की गई। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया और इस तरह उसने अपना बदला पूरा किया। भारत के दुश्मन भी पाकिस्तान में छिप कर बैठे हैं। आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत और FBI एक दूसरे से हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो क्या भारत के दुश्मनों का भी खात्मा उसी तरह होगा जिस तरह ओसामा मारा गया था? मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। अमेरिका अपने दुश्मनों को कभी बख्शता नहीं है। चाहे इराक में सद्दाम हुसैन की सल्तनत हो, खत्म कर दी। पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, पता भी नहीं था किसी को। रातों रात वहां पर नेवी सील कमांडोज उतरे, ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। दुनिया को तब जाकर पता चला जब अमेरिका ने बताया। दो मई 2011, जगह एबटाबाद, पाकिस्तान। पाकिस्तान के एबटाबाद में जहां पाक की नापाक आर्मी का अहम बेस है, वहीं किले में तब्दील इस 3 मंजिला मकान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। आतंक के सबसे जालिम चेहरे के खात्मे के लिए अमेरिकी नेवी सील कमांडो ने रात के अंधेरों में अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरबेस से हेलीकॉप्टरों के जरिए उड़ान भरी। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के तहत 6 हेलीकॉप्टरों में 79 नेवी सील कमांडो आधुनिक हथियारों के साथ रात के अंधेरे में ओसामा की आरामगाह में उतर पड़े। 40 मिनट में ही सील कमांडो ने ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। ऑपरेशन में ओसामा समेत 5 लोग मारे गए। पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम बात यह रही कि CIA ने लादेन का पता ढूंढकर
खात्मे का इंतजाम कर दिया और पाकिस्तान की हुकूमत को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लादेन की मौत की खबर दुनिया को तब पता चली जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसकी जानकारी दुनिया को दी। ऑपरेशन के 12 घंटे के भीतर सफेद कफन में लपेटकर ओसामा की लाश को हमेशा के लिए अरब सागर की गुमनाम तलहटी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया, ताकि आतंक के सबसे खूंखार चेहरे का कोई नामो निशान तक धरती पर न रहे। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात बॉलीवुड की अभिनेत्री हेमा मालिनी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की। जी हां, जमीन के एक मामले में वो कैसे उलझी है, फंसी, आइए आपको बताते हैं। दरअसल एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एक जानकारी हासिल की और जानकारी जो मिली है वो चौंकाने वाली है। 40 करोड़ की मुंबई में जमीन सिर्फ 70,000 में हेमा मालिनी को मिल गई। क्यों और कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। चारों तरफ आसमान, चूमती इमारतें और बीच में ये जमीन, और वो भी माया नगरी मुंबई के बेहद पॉश इलाके में। जमीन की अहमियत और कीमत दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हां, जिस तरह से आजकल जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, उस हिसाब से ये जमीन करोड़ों की बैठती है। लेकिन इस जमीन के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसका खुलासा आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे। 21,000 स्क्वायर फीट के इस प्लॉट का सच और रेट सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरा खुलासा करें उससे पहले आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की ड्रीम जेपी की स्टार नेता और सांसद हेमा मालिनी। जी हां, मुंबई के ओशिवारा में 21,000 स्क्वायर फीट का यह प्लॉट बॉलीवुड के सुपरहिट अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को मिला। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे की कहानी का खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। तो सुनिए। पॉश इलाके के बीचों बीच 21,000 स्क्वायर फीट यानी 2,000 स्क्वायर मीटर का यह प्लॉट आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 40 करोड़ रुपए का है। लेकिन हेमा मालिनी को यह प्लॉट महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपए में, यानी महज 35 रुपए स्क्वायर मीटर के रेट पर। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 40 करोड़ की कीमत का यह प्लॉट हेमा मालिनी को 70,000 रुपए में दे दिया गया और यह खुलासा किया है एक आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने। हम आपको दिखाएंगे कि हेमा मालिनी को यह प्लॉट क्यों और कैसे दिया गया। उससे पहले हम आपको बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एक आरटीआई दाखिल कर मुंबई उपनगर जिला अधिकारी कार्यालय से हेमा मालिनी को दिए गए इस प्लॉट के बारे में जानकारी मांगी थी और जब ये जानकारी मिली तो वाकई चौंकाने वाली थी। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये है अग्रवाल स्टेट, ये बीएमसी का गार्डन भी है और ये जोगेश्वरी इलाके की जमीन है। आप जहां भी नजर दौड़ाएं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये सरकारी जमीन है और इसी सरकारी जमीन के अंदर 2,000 स्क्वायर मीटर यानी लगभग 21,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी, एक खाली प्लॉट हेमा मालिनी को उनके डांस एकेडमी के लिए दिया गया है। आप खुद हिसाब लगाएं, प्रति स्क्वायर मीटर करीब 25 रुपए में दिया गया है। अब सोचिए, इस मुंबई सबसे महंगा शहर माना जाता है, वहां कौड़ी के दाम पर बीजेपी के नेता को राज्य सरकार मेहरबानी करते हुए 70,000 में एक बड़ा प्लॉट और बड़ी प्रॉपर्टी देती है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सरकार मेहरबान हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। 2016 में 1976 के रेट पर भी जमीन मिल सकती है। 70,000 रुपए में 40 करोड़ की जमीन भी मिल सकती है। एजाज खान के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। अब जमीन के जंजाल में तो फंस गई हेमा मालिनी। गार्डन के लिए ये जमीन थी, लेकिन आवंटित कर दी गई कौड़ियों के दाम पर डांस एकेडमी खोलने के लिए हेमा मालिनी को। अब आरटीआई कार्यकर्ता कह रहा है कि फडणवीस सरकार इसकी जल्द से जल्द जांच करे। दूसरी तरफ वर्सोवा में भी ऐसे ही एक प्लॉट पर कब्जा करके उसे ना लौटाने का भी आरोप है हेमा मालिनी पर।
हेमा मालिनी पर मुंबई के पॉश इलाके में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव में हड़पने के आरोप लग रहे हैं। जमीन के जंजाल में हेमा मालिनी कितनी फंसी हैं, अब इसकी भी पड़ताल करते हैं। जो प्लॉट हेमा मालिनी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आवंटित किया गया है, बताया जा रहा है कि इस प्लॉट को लेने का फैसला 4 से 5 महीने पहले ही कर लिया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि प्लॉट पर सुरक्षा कर्मी भी बैठा दिए गए थे और हेमा मालिनी कई बार जमीन को देखकर भी जा चुकी है। तमाम यहाँ भी जो सरकारी लोगों ने यहाँ सिक्योरिटी इंतजाम किया गया है, उनकी माने और अम्हाड़ा के एक अधिकारी से जो हमने बात की उनकी माने तो तकरीबन 3 से 4 महीने पहले हेमा मालिनी यहाँ आती है, यहाँ इंस्पेक्शन करके जाती है, शॉर्टलिस्ट करके जाती है, उसके बाद ये डिसाइड करती है और राज्य सरकार को बोल देती है कि हाँ ये सही जगह है, यही मुझे अपना डांस एकेडमी खोलना है और ये प्लॉट मेरे लिए फिट है। वो इसलिए भी क्योंकि अगर मेरे लेफ्ट साइड में देखें तो आपको मेन रास्ता दिखाई देगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है जहाँ वहाँ वाहन के आने जाने की सुविधा अच्छी खासी है, तो ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है हेमा मालिनी के लिए डांस एकेडमी खोलने के लिए और राज्य सरकार को कौड़ी के दाम पर एक प्लॉट हेमा मालिनी को देने के लिए। अब आरटीआई कार्यकर्ता जो खुलासा करते हैं जरा वो भी सुन लीजिए। मुंबई में अंधेरी तालुका के आंबीवली की जो जमीन हेमा मालिनी को दी गई है वो पूरा का पूरा प्लॉट गार्डन के लिए आरक्षित है। हेमा को ये प्लॉट डांस एकेडमी के लिए दिया गया है और साल 2016 में सरकार ने इस प्लॉट का मूल्यांकन यानी कीमत 1 फरवरी 1976 के रेट पर तय किया, जब इसका रेट 35 रुपए स्क्वायर फीट या फिर 140 रुपए स्क्वायर मीटर था। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हेमा मालिनी को डांस एकेडमी के लिए अंधेरी तालुका के वर्सोवा में 4 अप्रैल 1997 को एक प्लॉट दिया गया था। उस वक्त हेमा ने इसके लिए 10 लाख रुपए अदा किए थे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन से प्रभावित होने के चलते निर्माण कार्य नहीं हो सका। आरटीआई कार्यकर्ता गलगली का कहना है कि हेमा ने अभी तक पहले आवंटित की गई जमीन भी वापस नहीं लौटाई है और सरकार ने सभी नियमों को ताक पर रखते हुए दूसरी जमीन आवंटित कर दी। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। देखिए, हेमा जी पिछले कोई 20 साल से इसकी मांग कर रही हैं और ये कोई प्रॉफिट का वो काम नहीं कर रही हैं, डांस को प्रमोट करने के लिए कर रही हैं और ये 20 साल से रोकी गई थी बात। मुझे बहुत खुशी है। हेमा मालिनी ने वर्सोवा में डांस एकेडमी का निर्माण न होने के चलते वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की और डांस एकेडमी के लिए 6 जुलाई 2007 को सरकार से आरक्षित क्षेत्र में से 2000 वर्ग मीटर जगह की मांग की और बाकी जगह पर प्रस्तावित गार्डन का विकास उनके ट्रस्ट के जरिए करने की मांग भी की। हेमा के इस प्रस्ताव को सरकार ने 20 जुलाई 2010 को मंजूर भी किया। 23 दिसंबर 2015 को महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव माधव काले ने गार्डन के लिए आरक्षित क्षेत्र में से 2000 वर्ग मीटर जगह हेमा की डांस एकेडमी को देने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के बाद 70,000 रुपए में करोड़ों की जगह हेमा मालिनी की डांस एकेडमी को बहाल करने की मंजूरी दे दी गई और 15 जनवरी 2016 को एक पत्र भेजकर कुछ दस्तावेजों और मामलों की पूर्ति करने की जानकारी हेमा मालिनी को दी गई। अब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा जमीन के जाल में उलझी हैं और आरटीआई कार्यकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जांच की मांग कर रहे हैं। हेमा मालिनी की डांस एकेडमी के प्रोजेक्ट पर 18 करोड़ 48,94,500 का खर्च बताया जा रहा है, जबकि हेमा की डांस एकेडमी के पास 3 करोड़ 50 लाख रुपए का फंड मौजूद है। ऐसे में बाकी रकम के लिए बैंक से लोन लेने की बात सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually, it's not, because all we have is our opinion. On the show, this